आज हम 3D का ऑब्जेक्टिव वन शॉट वीडियो को एक डिटेल से बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपने पिछला वीडियो देख चुके हो, इससे पहले वाला वीडियो पार्ट वन 3D का पार्ट वन वीडियो अगर देख चुके हो तो उसी के लिए ये पार्ट टू वीडियो है। अगर तुम डायरेक्ट देखना चाहोगे पार्ट टू तो समझ में नहीं आएगी, कन्फ्यूजन होगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैंने पार्ट वन थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन प्रेजेंट में आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ए टू जेड सोल्यूशन बहुत आसानी से लाइव क्लास में घर बैठे ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। तो आपने पार्ट वन देख लिया था, क्लास में तो एक एक करके बोलते थे ना, लेकिन यहाँ पे बस एक ही नज़र में सब है और सभी को बोल रहे हैं कि अगर आपने 3D का पार्ट वन वीडियो देख चुके हो, पिछला क्लास कल का, तो उसी के लिए आज का ये क्लास है। अपने सेंटेंस को मैंने रिपीट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था इस बात के लिए, क्योंकि कोई ऐसा ना कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सब लाइव क्लास में रेडी है। कुछ ऐसे भी हैं जो लाइव क्लास के बाद वीडियो देखता है, लेकिन लाइव क्लास में ही आदत डालना चाहिए देखने का ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है और नीचे में उसका हिंदी लिखा हुआ है। तो यहां पे कह रहा है तल। तल का मीन्स क्या होता है? प्लेन, जिसको समतल बोलते हो, समतल बोलते हो। तो कहता है समतल के समानांतर। कह रहा है कि कोई ये प्लेन है, देखो यहां पे, यहां से पढ़ो। ये तल मीन्स कोई प्लेन, यही ना प्लेन है। के समांतर एक तल मतलब प्लेन का समीकरण है। इसमें से कोई एक है, उसमें से आपको ढूंढना है। मैंने कल डिस्कस किया था कि दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो या दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों में सेम कंडीशन होता है। दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो या दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, जो प्लेन का इक्वेशन होता है, अगर जो इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो इसका वही इक्वेशन होगा, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट अलग रहेगा, इसका पॉइंट अलग रहेगा। ये अलग एक पॉइंट से होके पास कर रहा है, ये अलग, सेम रहेगा, सिर्फ पॉइंट में चेंजिंग रहेगा, कांस्टेंट में चेंजिंग रहेगा। दोनों लाइन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन सेम होता है, सिर्फ क्या होता है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है और इसका पॉइंट, वो सिर्फ डिफरेंट रहेगा। कोई यहां से कोई लाइन पास किया, इसी के पैरेलल कोई लाइन पास किया, तो पॉइंट अलग रहेगा उसका, और इक्वेशन सेम रहता है। पैरेलल लाइन या पैरेलल प्लेन का इक्वेशन सेम रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यही ना था, हिंदी में था, ये इंग्लिश में ऊपर वाला, नीचे वाला हिंदी में लिखा हुआ है। तो x माइनस 8y माइनस 9z, इसको खोजिए तो कहाँ पे है, पहले उसको खोजिए। x प्लस है यहाँ, और यहाँ तो माइनस था, ये गलत ऑप्शन है। बी नंबर देखते हैं, x माइनस 8y माइनस 9z, हाँ राइट, ये वाला सही मिल रहा है, लेकिन ये वाला गलत। अगर वो सही मिल रहा है तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलिए टाइम क्यों बर्बाद करें। मैंने क्या बोला? पॉइंट को चेंज करो, कांस्टेंट को चेंज करो। मैंने अभी बोला था कांस्टेंट को चेंज करना है। वो जो पॉइंट रहता है, दोनों का पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ये अलग पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, ये अलग पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो दोनों का कांस्टेंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 12 है, 12 की जगह यहाँ पे क्या है, 2024 है। कुछ भी रह सकता है एग्जाम में, लेमडा रह सकता है ना, म्यू रह सकता है, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, 12 रह सकता है, 1 रह सकता है, 10 रह सकता है, 100 रह सकता है, कांस्टेंट चेंज रहेगा, लेकिन ये चीज सेम रहेगा। आपको एक्स वाई जेड वाला टर्म है ना, अब बीच में दोनों में माइनस है, ये वाला है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उसको क्लियर कर देते हैं, उससे क्या होगा, लिखने का जगह मेरे पास काफी बच जाएगा। अब यहां पे देखो, कहता है समतल। ये समतल है, ये प्लेन का इक्वेशन है। समतल का मतलब क्या? प्लेन, जिसमें एक्स वाई और जेड का टर्म होता है, राइट।
दोबारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट फॉर्म उसका निकालना है। किसका? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस को कहां पे काटता है ये प्लेन, उसको निकालना है। आपको याद नहीं होगा ना, मैं याद दिला देता हूं। आप याद करो, मैंने पढ़ाया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि समझना है 3D। किसी ने बोला था कि 3D समझ में नहीं आता है, देखें कैसे नहीं समझ में आता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लिया जाए यहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है कोई पॉइंट, कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो 1,0,0 लेंगे। एक्स डिस्टेंस ए माने, और बगल में 0,0 दिखा, ये वाई डिस्टेंस और जेड वाला डिस्टेंस है। तो एक्स दूरी तय किया तो वाई तो इसमें 0 होगा और जेड भी 0 होगा, ये तो जानते हैं कोऑर्डिनेट, चूंकि 3D है तो 1,0,0 होगा। एक 2D रहता तो 1,0 लेते। वाई एक्सिस पे चलिए, तो यहाँ पे मान लो एक्स नहीं है तो एक्स एक्सिस तो इधर था, इधर तो नहीं है तो 0 ले लो, और इसको कुछ डिस्टेंस को बी मान लो और जेड 0 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ 0,0, ए बी सी ले लेते हैं। और आप याद करो इसको ऐसे मिलाए थे क्लास में, और इससे क्या बना था, एक प्लेन का निर्माण हुआ था। इस तरह से प्लेन बनाए थे, एक प्लेन बना, इसी को अलग करके यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे ये प्लेन बना, और इसी का इक्वेशन बताए थे x बटे में a प्लस y बटे में b प्लस z बटे में c बराबर 1। चूंकि 3D है इसलिए x y z, यही अगर 2D रहता है x और y एक्सिस तो z वाला टर्म नहीं होता, तो बराबर 1 है। तो यहां पे ऐसा ही थ्योरम दिखना चाहिए ना। x के बगल में क्या है 1, y के बगल में 1, z के बगल में 1, और इसका रिजल्ट क्या है बराबर में 1, ऐसा दिखना चाहिए ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है क्या? जब भी अंतःखंड वाला कहेगा हमेशा ऐसा इक्वेशन होगा। ये वाला ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बनाना पड़ेगा आपको, उस फॉर्म पे लाना पड़ेगा। देखो कैसे लाएंगे, लाने का तरीका है रिजल्ट में बराबर के उधर देखो क्या है, बराबर के वो साइड देखो क्या है, 1 है, 1 है ना। तो यहां पे जहां पे 1 होना चाहिए वहां पे डिस्टर्ब कर रहा है ये 13, तो 1 लाने के लिए 13 से भाग दे दीजिए, और जब भाग देंगे तो बैलेंस करके भाग देंगे, सब में 13 से भाग देना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, भाग देते हैं। 3x बटे 13, चूंकि लाना यहां 1 है लेकिन सब में उसके चलते भाग देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 4y बटे 13, 5z बटे 13, और 13 में 13 से भाग दोगे तो कट के 1 आ जाएगा। चलिए 1 तो आ गया, लेकिन x के बगल में अभी मैंने तुरंत डिसाइड किया था 1, y के बगल में 1 और z के भी बगल में 1 रहना चाहिए, तभी हम अंतःखंड निकालेंगे x अक्ष का। तो 1 रहना चाहिए, तो आप इसको ऐसे ढंग से लिखो जो कि इसके बगल में 1 आ जाए। बोलो कैसे लिखोगे? x बटे क्या, इस टर्म को पलट दो आप, ये आप तरीका क्लास में पढ़ चुके हो, 13/3। आप इसको पलट के देखो तो 3x बटे 13 हो जाएगा। इसी तरह से इसको पलटो, तो ऐसे तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कह रहा है कि x एक्स, तो y और z में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं, पलट सकते हो तो क्या हो जाएगा 13/4। उसी तरह से z बटे में 13/5 बराबर 1। देखो ऐसा फॉर्म बन गया, लेकिन सबको अरेंज करना जरूरी नहीं था, सिर्फ एक्स एक्सिस को करना जरूरी है क्योंकि पूछ रहा है एक्स एक्स का। अब यहां पे देखो एक्स को कहां पे कट करता है, ए पे, जो एक्स एक्सिस को यहां ए पे कट किया था। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, बी है, वाई को बी पे कट करता है और जेड को सी पे कट करता है, इस थ्योरम में देखा। तो यहां पे एक्स को कहां पे कट करता है, ये तो थ्योरम था ना, ये सवाल है। एक्स को कहां पे कट करता है, 13/3 पे कट करता है, यानी एक्स एक्सिस को, ये जो ए है वो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा 13/3 होगा। ये जो अंतःखंड होगा इसको जो इंटरसेप्ट करेगा अंतःखंड, अंतःखंड मतलब
इस रेखा को जो कट करता है वो 13/3 पे कट करता है, ए का मान 13/3 होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट एक्स अक्ष को कहाँ पे कट करेगा? 13/3 में। 13/3 किधर है? यहाँ पे है 13/3। बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। एक्स का नीचे वाला भाग देखना है, 13/3 वो वाला आ जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि एक्स एक्स पूछ रहा है इनको, उसको कहाँ पे काटता है, अंतःखंड में कहाँ पे काटता है? तो 13/3 में काटता है गैस। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक बात बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर आप रिपीट करना चाहते हो, सुबह उठो, देखो सिर्फ ये सर ऐसे बनाए थे, इससे भाग दिए थे, ऐसे किए थे, कंफ्यूजन हो रहा है, पेज रखो, थोड़ा सा रब कर लो, छोटा सा रब कर लो, समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, आसान है, आसान है, हाँ इसमें लगता है दिक्कत है, थोड़ा सा रब कर लो, क्लियर हो जाएगा। रोज बनाना जरूरी नहीं होता है ऑब्जेक्टिव, एक बार बनाओ, एक बार समझो, उसके बाद बार बार उसको देखो, कभी कभी बीच बीच में ना, क्लियर हो जाएगा। कभी लगा कि अरे डिफरेंशिएशन का देखना है, कभी इंटीग्रेशन, इस तरह से देखोगे ना तो माइंड में स्टेप बाय स्टेप हर चीज बना हुआ रहेगा। इसके कारण क्या होगा, एग्जाम के टाइम में जब आपका मैथ्स का एग्जाम होगा ना, तो 3 या 4 घंटा टाइम तो मिलता ही है, तो आराम से आप देख सकते हो, उस चीज को रिपीट कर सकते हो, वो ना आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर भी हो गया, चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखो क्या है, एक तल, तल का मतलब तो समतल है, ये तो जान ही रहे हो, और ये रेखा है। रेखा का मतलब वो नहीं समझ जाना है, फिल्म इंडस्ट्रीज का जो फिल्मी का हीरोइन को रेखा नहीं समझ जाना, ये रेखा लाइन वाला रेखा है जो मैथ में पढ़ते हैं ना। और क्या है, समानांतर है। 3 वर्ड देखना, तल, तल का अपना समतल है और रेखा है, और दोनों समानांतर है। राइट। आप याद करो कल वाला क्लास, पार्ट 1 वाला क्लास, कि मैंने बताया था समतल और रेखा रहे, प्लेन और रेखा रहे, और दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल रहे, मैंने कल डिस्कस किया था कि प्लेन का इक्वेशन रहे और लाइन का इक्वेशन रहे, और उसका कंडीशन, ये सब क्या है, कंडीशन है, कौन सा कंडीशन करेक्ट है, सही है। तो मैंने बताया था इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दो क्रॉसपॉन्डिंग, और उसको 0 के बराबर कर दो, वही आंसर होगा। कल मैंने डिस्कस किया था ना, जैसे लाइन में 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, कल जो बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, वही लागू यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन और लाइन है और दोनों पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, 0 के बराबर हो जाएगा। आपको एक बात बता दें, यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर अगर 0 हो और कोई पूछे डायरेक्शन रेशियो, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो क्या बताओगे, x के बगल का, y के बगल का और z के बगल का, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होगा। ये तो थ्योरम था, कभी कभी ना थ्योरम ही रहता है, डायरेक्ट यही पूछ देगा एग्जाम में, और कभी कभी ऐसा रहेगा, इसका जगह क्या रहेगा, 2x प्लस 3y माइनस 3z बराबर 0 रहेगा, और बोलेगा क्या, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो x के बगल का 2, y के बगल का 3 और z के बगल का -3, ये ए बी सी की जगह है, इसी के जगह डायरेक्शन रेशियो। ये तो किसी को पता है, हर किसी को। तो बताइए, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -1 2 और 3 से, तो a गुना -1, b गुना 2 और c गुना 3, मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो -a आ रहा है, -a यहाँ पे है ना, -a प्लस 2b और प्लस 3c, हाँ यस, बराबर 0, यही कंडीशन होगा, इसका यही रिजल्ट होगा। तो आपको पता चल गया, प्लेन और लाइन अगर पैरेलल रहेगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो, आपको पता है ये लाइन है, कौन वाला लाइन है, वही लाइन है जो आपने पढ़ा था, ये वाला, इधर जगह है, इधर बता देते हैं, x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी,
वही लाइन है, वो जो कल जो डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी जो डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे x1 y1 z1 ना जीरो रहा होगा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये सब ना x1 y1 z1 जो है जीरो रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे समीकरण में हमको x1 का x-2 जैसे होना चाहिए वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण वही जो कल आपने पढ़ा था, और ये प्लेन है और पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, जीरो के बराबर हो जाएगा। राइट, आपको समझा दिया। 4 नंबर देखो, इसको साफ करते हैं पहले। 4 नंबर, सभी को पीडीएफ ग्रुप में भेज चुके थे। पीडीएफ को शेयर मत करना, अपने पास रखना और उसको रिपीट करना, रिवीजन करना। और मैंने बोला था उसका फोटो कॉपी करवा लेना, सब करवा चुका होगा, क्योंकि बात तो मान ही जाते हो ना। क्लास में भी तुम लोग बात मान जाते थे एक ही बार में। कोई सवाल बनाने देते थे ना, तुरंत बना के लेते आता था, जो सर कहता था वो तुरंत मानता था ना। यस, सब मानता था। श्वेता भी बांका में पढ़ती थी, वो भी बात तो मानती थी, सवाल बना के दिखाती थी। सरस्वती वो भी मानती थी, और करिश्मा कुमारी वो भी मानती थी हर बात को, भले ही कभी कभी अपसेंट करती थी। और बाराहट में भी जितना था वो भी बात मानता था ना। कहता है दो तल, दो प्लेन, एक फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन है, कैसे जानेंगे? एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, जेड का टर्म है, तीनों का टर्म है, प्लेन का समीकरण है। एक फर्स्ट प्लेन जिसमें 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सेकंड प्लेन परस्पर, कहता है लंब है, या लंबत या लंब लिख सकते हो, परस्पर लंब है। दो प्लेन अगर एक दूसरे पर लंब हो, या दो लाइन एक दूसरे पर लंब हो, प्लेन या लाइन, तो सेम कंडीशन होता है, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंब है ना, लंब है ना, तो बटे में नहीं, a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2 और प्लस c1 गुना c2। तो देखिए तो कहाँ है, a1 गुना a2, b1 गुना b2, c1 गुना c2, प्लस करेंगे, जीरो के बराबर होगा। राइट, 4 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 5 नंबर देखो, कहता है यदि दो समानांतर, ये टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समानांतर है। टाइपिंग करने वाले को जरा, आप कितना हर एक वर्ड देखते रहेंगे। यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, इसका इंग्लिश बताइए तो, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, ये दिया हुआ है x5 3, और दो समानांतर रेखा यानी सेकंड लाइन का ये दिया हुआ है, ये ABC और ई भी ABC, ये फर्स्ट है और ये सेकंड वाला है, तो x का मान क्या होगा? यहां ध्यान देना, यदि दो समानांतर रेखा, मैंने बताया था ना, दो रेखा अगर पैरेलल है और इसका डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं A1 B1 C1 है, और इसका A2 B2 अगर C2 है, और दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो इसका कंडीशन होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये तो आपको पता है, इसी थ्योरी पे इसको बनाना है। तो ये किसके जगह है? A1 B1 C1 के जगह है। ये किसके जगह है? A2 B2 C2 के जगह है। चलिए कंडीशन पे लाइए, A1 बटे A2, A1 के जगह x है, A2 के जगह 20 है, तो x बटे 20 बराबर 5 बटे 10 बराबर 3 बटे 6। किसका मान चाहिए? पैरेलल है तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो इसको तो रखना ही रखना होगा। अब इसको डिसाइड करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो x बटे 20, और ये भी, इसका भी रिजल्ट 1/2 है, कटाने के बाद 1/2, और इसमें भी 1/2, तो रिपीट कर रहा है ना, एक तो ले लो, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना, तो 2x बराबर 20, 2 से कटा दीजिए, x का मान कितना आया? 10 आया, तो x का मान 10 यहाँ पे है, ए नंबर आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि समानांतर था तो समानांतर का कंडीशन लगा के सॉल्व कर दिए, 10 आया। अगला नेक्स्ट चलते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले, चलिए, और इसको ऊपर भी ले जाते हैं।
कहता है यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला है, तो इसका रिजल्ट निकालने कह रहा है। सबसे पहले ये लगाओ पता कि दोनों रेखा क्या है, समानांतर है, लंब तो नहीं ना है, समानांतर है। तो आप मुझे कंडीशन बताओ, तो अभी तुरंत बताए हैं A1/A2, और ये दिया हुआ भी है वही चीज, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप ये देखो, अपने लक्ष्य को टारगेट करो कि यहां पे क्या है, A1 और C1 का भी जरूरत है। A1 यानी इसको, तो इसका तो जरूरत है ही है, और C2 का भी जरूरत है, C2 यहाँ पे है, और A2 का भी जरूरत है, यस इसका भी जरूरत है। अच्छा ये देखो तो, इसमें इसको जो निकालना है उसमें B वाला का जरूरत है क्या, B1 B2 का जरूरत है, इसमें B1 B2 है नहीं है, तो इसको काट दो। चलिए कंप्लीट है। अब इसको हटाइए। ऐसे भी दुनिया में कोई भी चीज अगर सॉल्व करते हो तो दो टर्म चाहिए, इसलिए ये वाला टर्म का इसमें डिस्कस ही नहीं किया है। C1/C2। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। A1C2 बराबर इससे कीजिए A2C1। वहां पे देखो निकालना क्या है, अपने लक्ष्य को देखो, A1C2, ठीक है, A1C2 इसको तो उतार दिया यहाँ पे। अब ऐसा करो, A2 नीचे है ना, तो ये गुना में है, तो इधर भाग में लेते आओ। बराबर में क्या बचा, बराबर में क्या बचेगा, C1 बचेगा, C1 बचेगा। यही रिजल्ट पूछ रहा था, इसी को सॉल्व करते जाना है, यही था, इसी का रिजल्ट पूछ रहा था। उधर क्या बचा, C1 बचा, तो C1 किधर है आंसर में, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन अच्छे से पढ़ रहा है, सचिन, सचिन जरूर पढ़ रहा होगा, वो हमेशा पूछता है सर कब क्लास स्टार्ट होगी। चलो इतना तो याद करते हो ना, सचिन पूछता है कब क्लास स्टार्ट होगी, कितने बजे होगी, हमेशा याद रखता है। दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का इंग्लिश क्या बताए थे, अनुपात जैसे है ना, तो वो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो दो परस्पर लंब रेखाओं है, समतल नहीं है, रेखा है यहाँ पे, और लंब है, दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है, परस्पर लंब है, रेखा है और दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है। ऐसा करते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं A1 B1 C1, और इसका मान लेते हैं A2 B2 C2, और लंब है तो लंब का कंडीशन बताइए क्या होगा, A1 गुना A2 प्लस B1 गुना B2 प्लस C1 गुना C2 बराबर 0। ये तो थ्योरी था, लेकिन क्वेश्चन में ए बी सी का A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान दिया हुआ है। तो A1 गुना A2, तो A के जगह 2 है और A2 की जगह क्या है, A1 की जगह 2 है और A2 की जगह क्या है, x, तो 2 गुना x 2x, 3 गुना y 3y, और 5 गुना 4 5 चौक 20 बराबर में क्या है 0। चलिए मान किसका पूछ रहा था, 2x प्लस 3y का मान पूछ रहा था, यानी इसका मान पूछ रहा था ना, तो 2x प्लस 3y, और इस 20 को उधर ट्रांसफर कर दो तो -20, और यही इसका आंसर होगा। तो इसका रिजल्ट कितना आया, -20 आया, -20, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन को देखते होंगे तो तभी भारी लगा होगा, या हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझ सकते हैं कितना आसान है। इसी को ना दिमाग से हटा दोगे, हमेशा के लिए छोड़ दोगे कि एग्जाम के टाइम में देखें तो भूल जाओगे। एक बार पढ़ने के बाद देखना चाहिए, दूसरे दिन भी देखना चाहिए, इससे क्या होगा, ब्रेन में हमेशा हर सेंटेंस बैठा हुआ रहता है। और दीपिका कुमारी भी अच्छे से पढ़ रही होगी बाका की, और यहाँ पे जो पूजा पढ़ती है, रूपम पढ़ रही थी, स्वीटी पढ़ रही थी, तो वो सब तो अच्छे से पढ़ ही रही है, क्योंकि स्वीटी बोल रही थी कि सर होमवर्क दीजिएगा, तो आज मैंने PDF भेज दिया होमवर्क के लिए कि पहले से बना के रखना है। -20 ये तो हो गया। कहता है तल मीन समतल, ये दिया हुआ है, के समानांतर एक तल का समीकरण बताओ। मैंने अभी क्या डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा सा चेंज है।
डिजिट चेंज है, क्वेश्चन वही है। दो प्लेन या दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हो तो दोनों का समीकरण सेम होता है। तो ये चीज देखो तो किसमें है, सबसे पहले इसका पता लगाओ। देखना प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पर है। अब इस कांस्टेंट के जगह 5 के जगह क्या है, 50 है। ये बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, वहां पे 2024 था, यहाँ पे 50 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है यदि दो तल, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है और परस्पर कह रहा है लंब है, दोनों प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ए का मान ज्ञात करो। जब परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो आपको पता है लाइन रहे या प्लेन रहे। कल मैंने डिस्कस किया था, ये बात बोला था कि प्लेन रहे या लाइन रहे, दोनों में सेम कंडीशन होता है। तो x के बगल का और इस x के बगल में 1 है, तो गुना कीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 जो थ्योरी में करते थे। तो x के बगल का, x के बगल का 7 का 7, इसके बगल में 1 है, और y के बगल में 8 है और y के बगल में a है, 8a ना। और z के बगल में 9 -9 है और z के बगल में 2 है, तो 9 दूनी 18 -18 हो जाएगा ना। और बराबर में क्या होता है, 0। ये वाला कंडीशन लगाए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 ना। उस कंडीशन को लागू किए यहाँ पे। ये जो माइनस है ना, ये प्लस है बाहर में, ये माइनस इसका है, -9 का है, तो 9 दूनी -18 हो गया। किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो 8a को इधर रखिए और इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। 18 माइनस क्या हो जाएगा, 7। 8a बराबर क्या हो जाएगा, 11। ए का मान क्या हो जाएगा, 11/8, 11/8। हाँ, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 9 का बी नंबर आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो और पढ़ो क्या कह रहा है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं पहले। कहता है एक इफ का मतलब यदि। देखो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन आपको डाउट नहीं होगा, हम सब समझा देंगे। आप जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। हम समझा देते हैं, चूंकि उतना टाइम नहीं था जो इंग्लिश को हिंदी में कर पाए। जहाँ तक हुआ तो किए थे हम। देखो एक दो टॉपिक रहता है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D हो गया, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश आपको मिलेगा, लेकिन जैसे और सब टॉपिक हो गया उसमें आपको इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसका सिंपल इंग्लिश रहता है, जो आपने देखा भी होगा। तो इतना सा इंग्लिश जानना जरूरी भी है, ऐसे मैं आपको समझा दूंगा, इंग्लिश से आपको नहीं भागना है। इफ का मतलब यदि, LMN, ग्रामर का तो यूज ही नहीं करना है मैथ में। कोई भागलपुर पटना में भी पढ़ता है ना, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, ये सब पे उतना ध्यान नहीं देता है ग्रामर में। तो LMN कहता है डायरेक्शन कोसाइंस। इसका हिंदी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस का हिंदी, इसका तो कोजिया होता है ना। डायरेक्शन कोसाइंस का हिंदी क्या बताए थे, दिक कोजिया। यस, दिक कोजिया ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। इधर से पढ़ो, हम इधर से पढ़ो इसको। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस LMN है। किसी लाइन का, किसी रेखा का डायरेक्शन दिक कोजिया LMN है। देन मतलब तब, वैल्यू ऑफ L² M² N² बराबर पूछ रहा है। मैंने सबसे पहले तो बोला कि मैथ्स में इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको यह देखना है निकालना क्या है, उसको देखो। तो कल मैंने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन कोसाइंस का अगर स्क्वायर कर दोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। बोले थे कल, डायरेक्शन कोसाइंस LMN का स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो इससे डायरेक्ट पता चल रहा है इसका वैल्यू 1 होगा। इंग्लिश पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार इंग्लिश पढ़ के आपको समझा दिया मैंने। निकालना क्या है एग्जाम में, उसको देखना चाहिए पूछ क्या रहा है। अगर कोई चीज का जरूरत पड़ता तो इस पे सेंटेंस पे आते हैं हम, लेकिन इसी से पता चल गया कि डायरेक्शन को साइन से LMN, इसका वैल्यू 1 होगा। बी नंबर आंसर करेक्ट हो गया। अगला चलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस
यानी दिख कोजेया किसका, जेड एक्सिस का पूछ रहा है। तो जेड वाला 1 हो जाएगा, अदर 0 हो जाएगा। तो जेड जेड एक्स वाई जेड, जेड 1 अदर वाला 0। इसको तो कल अच्छे से हम बता दिए हैं। और यही एक्स एक्सिस रहता तो ये वाला सही होता, वाई एक्सिस रहता तो ये वाला सही होता। जेड पूछ रहा है तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब कल डिस्कस कर चुके थे। अगला नेक्स्ट, मैन है कल वाला क्लास, कल जो इसने देखा उसको समझ में आ जाएगा। और जो आशे में रहता है तो जिंदगी में आशा में ही रहेगा, पढ़ाई के बाद क्यों ना रहे, जिंदगी के बाद क्यों ना रहे, उसकी आदत ही वैसी हो जाती है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो इसका हिंदी बताइए, दिक अनुपात। चूंकि रेशियो है, रेशियो का हिंदी अनुपात होता है, दिक दोनों में लगाना है, दिक अनुपात। अब ऐसे तो देखिए कि इंग्लिश पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, ये बात मत सोचना कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है तब हम क्वेश्चन बना। मैथ में वो सोच हटा दो, हाँ जरूरत पड़े तो आगे इंग्लिश पे आओ, सेंटेंस पे आओ। डायरेक्ट देखो, इसी से क्वेश्चन से पता चल जाता है मैथ्स वाले स्टूडेंट को कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। यानी कल मैंने डिस्कस किया था 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है। फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात दिया हुआ है, क्या है, 2 लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, राइट यस, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है x2 y2 z2। ऐसे तो क्वेश्चन से पता चल रहा था, मुझे भी फर्स्ट में ही माइंड में आया था, यस 2 पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। लाइन पे अगर 2 पॉइंट रहता है तो हमेशा डायरेक्शन रेशियो ही निकालने कहेगा, एक बात याद रखना। डायरेक्शन रेशियो निकालिए, तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाएगा। ये a का मान आएगा, ये b का मान आएगा, ये c का मान आएगा, a b c। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा भी रहे कि x1 माइनस x2 रहे, उल्टा y1 माइनस y2 रहे, z1 माइनस z2 रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखते हैं। यहाँ पे लगता है ये वाला रूट वाला तो होगा नहीं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डी नंबर आंसर सही होगा। तो इसको देखने से ना, और ऑप्शन को देखो ना, पता चल जाएगा। जरूरत पड़े तब आगे देखो। डायरेक्ट क्या निकालना था, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात निकालना था मुझे इस दोनों पॉइंट का। तो लाइन पे 2 पॉइंट रहता है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने तो कल भी बताए थे, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, पहले यहाँ पॉइंट देखो आप, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखो क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है कि डायरेक्शन को साइंस निकालना है, क्या निकालना है वो देखो। तो कहता है मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिडिल पॉइंट। इसका हिंदी होता है मध्य बिंदु, इसका हिंदी होता है मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु। तो आप याद करो, ये 10th क्लास का सवाल है जो 12 में भी कभी कभी पूछता है। 2 पॉइंट हैं 2 3 4, ध्यान देना जल्दी से। और यहाँ पे 8 माइनस 3 और 8 है, 2 पॉइंट है। और इसके बीच वाला मिडिल पॉइंट बताना है, एम मिडिल पॉइंट बताना है। तो क्या फॉर्मूला जाने थे आप, x1 प्लस x2 बटे 2 ऐसे बनाते थे, यानी 2 प्लस 8 बटे में 2, 2 से भाग दे दोगे, चूंकि 2 को पॉइंट है तो 2 से भाग देंगे, कोमा 3 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 बटे 2, 4 माइनस 8 बटे में 2। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद 10 2 पंचे 10, 5 5 5 5, शुरू में 5 वाला कौन है, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला होगा। तो उसमें से देखो 3 घटाओ 3 जीरो हो रहा है, जीरो में भाग देंगे तो जीरो, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला होगा। डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो 13 का डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। मध्य बिंदु निकालना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, बीच वाला पॉइंट निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे सब में, ये वाला डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, इसको आराम से समझ लोगे। मिड पॉइंट निकालना था, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, राइट। आगे बढ़ते हैं, 13 तक हो गया। कांस्टेंट चेंज यहाँ पे किया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये भी +3 वाला ही था, ये भी नहीं होगा तब। यहाँ पे देखो कहता है कि मैक्स एंगल मतलब मैक्स मतलब बनाता है एंगल, अल्फा बीटा और गामा विद
पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। यस, यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन से पता नहीं चले तो ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, ऑप्शन से पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऑप्शन भी देखते हैं। एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है, यानी एल एम एन, कल जो डिस्कस कर रहे थे वही चीजें, यानी इसको क्या कहते हो, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हो, एल एम एन को। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस अल्फा, वाई एक्सिस बीटा और जेड एक्सिस गामा एंगल बनाता है। एक्स वाई और जेड के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है। तो जब गामा एंगल बनाता है तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, एल एम एन। एल का वैल्यू क्या बोले थे, एल का नोटेशन क्या बोले थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा लिया है यहाँ पे, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। आप ऑप्शन पे चले जाओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि सबका स्क्वायर कर दिया है, सबका स्क्वायर किया है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। क्या किया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। ये चीज तो है नहीं, लेकिन एल के जगह कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। देखते हैं टेस्ट करके। एल का नाम बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या है, 1। अब यहां पे देखो, ये सेम यहां पे मिल रहा है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर -1 है, नहीं होगा। सब जगह ऑप्शन पे दिमाग दौड़ाना चाहिए ना, ये नहीं होगा। और यहाँ पे तो 2 है तो ये भी नहीं होगा, ये तो साइन वाला है। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों नहीं होगा, इसको साइन में चेंज करके देखते हैं। चलिए करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब ऐसा करो कि ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल कर दो, हटा दो, उधर का 1 और इधर का 1 तो हटा दिए। अब यहाँ पे बताइए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर, माइनस सबसे कॉमन ले लिए। अब 1 + 1 2 हो रहा है, तो उधर भेज दो तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस हट गया। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या है, 2 है। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 है। बस डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसमें क्या किया है ना, कॉस वाला सॉल्व करके सॉल्व कर दिया है, जो साइन आंसर है। तो कॉस वाला मुझे पहले से पता चला कि नहीं होगा, तो लगा वो इसी दोनों में सही होगा, राइट। 16 नंबर आंसर। कहता है एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, लाइन है, रेखा है। आप देखो इस क्वेश्चन को अगर देखते रहोगे ना, कुछ पता नहीं चलेगा, आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ऑप्शन पे हमेशा जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपको तो आंसर नहीं पुराना, आंसर तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो कहता है पासिंग थ्रू, आपको पता है ये उसी स्ट्रेट लाइन का समीकरण है जो किसी पॉइंट से करके पास कर रहा था और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो एबीसी क्या है, 372, ये डायरेक्शन रेशियो है। और पॉइंट क्या था, पहले इक्वेशन लिख लो, तो x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन में माइनस लगा हुआ है, माइनस के बाद वाला जो है उसको पॉइंट बोलेंगे, x1 y1 z1, और नीचे में जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। तो चलिए 372 डायरेक्शन रेशियो है, पॉइंट क्या है, माइनस के बाद वाला है, तो 5 है और यहाँ +4 है, तो इसको लिख सकते हो -4, यानी -4 है और यहाँ पे 6 है, तो 5 पॉइंट आया, -4 पॉइंट आया और 6 पॉइंट आया। ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे है, +5 आ रहा है तो यहाँ -5 दिया, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इट्स डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात निकालने का रहा है, तो दिक अनुपात क्या है, 372, हाँ यस, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन से पता चला क्या क्या चीज मुझे निकालना है, इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट था इसके अकॉर्डिंग, इस सवाल के अकॉर्डिंग, तो बी नंबर आंसर करेक्ट था। अगला चलते हैं, एक लाइन है, एक रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट के पास कर रहा है, उसका समीकरण वहां पे लिखा हुआ है। और कहता है पैरेलल है, मतलब समानांतर है, टू द प्लेन, किस प्लेन के, इसमें प्लस से छूट गया है क्या क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे छूटा हुआ है, ए एक्स होगा, यहाँ पे ए एक्स होगा, यहाँ पे
आप सुधार कर लो, ए एक्स होगा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो चलो यहाँ पे ये लाइन है और ये क्या है, प्लेन है, प्लेन का समीकरण है। और कह रहा है कि पैरेलल है, समानांतर है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो यहाँ पे लाइन है और प्लेन है। यस, हाँ, लाइन है और प्लेन है। तो अभी थोड़ा डिस्कस किए थे, अभी रिपीट किया हुआ सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए दे दिए हैं कि कोई साल में वो वैसा क्वेश्चन पूछा है, कोई साल में थोड़ा सा थ्योरी से ही रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया, खाली ऑब्जेक्ट उसका चेंज है, डिजिट चेंज है उसका। तो वही क्वेश्चन है, प्लेन और लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल रहे, समानांतर रहे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो, प्लेन का और लाइन को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के इक्वल होगा, वही उसका कंडीशन होता है। पैरेलल में ऐसा नहीं कर देना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ऐसा तब करेंगे जब दो लाइन रहे या दो प्लेन रहे, तब ऐसा कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइन और प्लेन है, याद रखना। तो इसका डायरेक्शन रेशियो ए के जगह दिया हुआ है एल, बी के जगह एम और सी के जगह एन दिया हुआ है। तो एल गुना इसका डायरेक्शन रेशियो, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो तो आप जानते हो, एक्स के बगल का, वाई के बगल का, जेड के बगल का। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप जानते हो, जो नीचे में जो दिया हुआ है इसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो दोस्त को दोस्त से, तो ए गुना एल, देखो कहाँ पे ऑप्शन है, ए गुना एल यहाँ पे है, ए गुना एल यहाँ पे, इसको नीचे कर देते हैं। और ए गुना एल हो गया, बी गुना एम, बी गुना एम, यस, सी गुना एन, सी गुना एन बराबर 0। हाँ, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू, पास करता है कोई लाइन, लाइन में रेखा, कोई रेखा इस पॉइंट से होकर के पास करता है, एंड इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। आर का मतलब एक से ज्यादा होता है डायरेक्शन रेशियो, एक वचन और बहुवचन होता है ना, तो एक से ज्यादा रिजल्ट है, इसलिए आर का यूज किया है। तो ये सब ग्रामर का यूज है, इस वक्त में ध्यान नहीं देना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो, रेखा का, लाइन का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी पॉइंट से होकर के पास कर रहा है। तो इसका समीकरण बताइए तो, x माइनस x1 बटे ए, वाई माइनस y1 बटे बी और z माइनस z1 बटे सी होता है। चलिए यहाँ पे x माइनस x1, पॉइंट बताइए क्या है यहाँ पे, x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट है। और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो, यानी ये किसके जगह है, ए बी और सी के जगह है। चलिए यहाँ पे पुट कीजिए तो, x माइनस x1 माइनस 2 बटे ए क्या है 3 बराबर y माइनस y1 माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बटे में क्या है, माइनस 1 है, और बराबर z माइनस z1, z1 क्या है 3 है, और बटे में c क्या है 2 है। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, x माइनस 2 बटे 3 है, y प्लस 1 बटे माइनस 1, z माइनस 3 बटे 2 है। यस, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो ये फार्मूला जो मैंने कल बताया था उस पर खाली मान सेट कर देना है। आपको इससे ही पता चल रहा है कि ये लाइन का समीकरण है ना, और पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यानी मान पुट करना है और ऑप्शन खोजना है, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि इस तरह से दो वेक्टर लिए थे और इसके बीच का एंगल थीटा माने थे, ये r1 वेक्टर लिए थे, ये r2 वेक्टर लिए थे, और इसके बीच का एंगल cos थीटा बराबर निकाले थे। ये दो वेक्टर का क्या किए थे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किए थे, L1 गुना L2 प्लस M1 गुना M2 प्लस N1 गुना N2 का मॉड। ये मॉड नहीं भी लगाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डायरेक्ट। अगर कॉस थीटा निकालने कह दे तो दोनों लाइन के बीच का अगर थीटा निकालने कह दे, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, और रूट अंडर जो आया था एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एक तो यहाँ पे भी आया था, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो नीचे में तो 1 बचता था तो काट दिए थे, यही रिजल्ट बचा था। कॉस थीटा जब भी निकालने कहे और दो लाइन का डायरेक्शन, दो लाइन का, दोनों लाइन दिया हुआ रहे और इसके बीच का अगर एंगल निकालना रहे, दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना रहे कॉस थीटा, तो हमेशा फार्मूला ये डिसाइड करेंगे। ये कल बता दिए थे, कल वाला ही क्लास वाला फार्मूला है। ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, नो डाउट। हो सकता है इंग्लिश में किसी को भारी हो गया होगा माथा, लेकिन फिर भी ध्यान देना, समझ जाओगे।
हम हिंदी बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसका हिंदी बताओ। कोसाइंस का मतलब कॉस समझना है, जिसको हिंदी में कोजिया बोलते हो, इसको दिक बोलते हैं, दिक कोजिया। और वेक्टर का मतलब लाइन समझना है, ये डायरेक्शन फॉर्म में इसे वेक्टर बोला गया है, सदिश। आपको ये दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये सदिश दिया हुआ है। ये जो मतलब है कौन कौन ऑप्शन है ये बताना है। रेशियो अगर दिया हुआ रहे ए बी सी, ठीक, डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ है ए बी सी, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना कहें, लेकिन एक बात कहें, क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि आपको क्या निकालना है, क्लियर नहीं किया है। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या निकालना है। तो हमेशा याद रखना इस बात को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ने ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, क्वेश्चन को देखना और आंसर को भी देखना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे ये दिया नहीं है कि क्या निकालना है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, जबकि इससे मेरा डायरेक्शन रेशियो निकल सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है और डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना रहे, तो कल वाला फॉर्मूला बताइए क्या बताए थे, ए बटे में रूट अंडर, इस तीनों का स्क्वायर करके जोड़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कल वाला क्लास याद करो, बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बटे में रूट अंडर, क्या ये फॉर्मूला यूज किए थे। डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ रहे और डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना रहे तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। हाँ, लेकिन कब, जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे। तो अगर ये सदिश दिया हुआ है तो इससे आप डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हो ना। डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया है, कंफ्यूज करा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, सदिश फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हो। इससे क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, -4 निकलेगा और 12 निकल जाएगा उसके बगल का। ये किसके जगह है, ए बी सी के जगह है ना, ए बी सी के जगह ये चीज है। अब यहाँ पे आप मान को रखो, ए बी सी के जगह पता चल गया, अब यहाँ पे मान को रखिए। तो मान को रखना है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक तो निकालो ना, ये वाला सब में उसी से भाग दिया है, तो एक तो निकाल लीजिए, -4 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, कितना हो गया, 13, हाँ यस। तो इसका कितना आया, 13 आया। तो 13 से इसमें भाग दो, इसमें भाग दो और इसमें भाग दो, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 नंबर में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, राइट, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन कैसा रहता है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता तो आपको आसान लगता है, लेकिन ये दिया हुआ, इससे मैंने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए वाला फॉर्मूला निकाल लिए ना, भाग दे दिए। तो ऐसा भी रह सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही है, देखो कैसे। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ये किसके जगह है, ए बी सी के जगह है, और कहता है इट्स, मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लियर, उसमें क्लियर नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ा, आगे बढ़े तो पता चला। यहाँ पे दिख कोजिया निकालना है ना, तो फार्मूला पे बैठाइए उसी तरह, सेम उसी तरह है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसी तरह बैठा दीजिए। ए बटे यानी 2 बटे क्या होगा, रूट अंडर किसका, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक टो में जोड़ो बस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 1 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी 2/3, सब में 3 से भाग लगेगा। और यहाँ पे -1 है, वहाँ पे -2 है। चलिए ये वाला ऑप्शन ढूंढिए, 2 2 -1 -2, ये वाला लगता है ए नंबर आंसर करेक्ट होगा, 21 का ए नंबर, 21 का ए नंबर आंसर करेक्ट होगा ना। तो उसी तरह जैसे वो क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट एबीसी दिया है, यानी आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 लाइन है, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है, द इक्वेशन, इक्वेशन निकालना है, समीकरण, और यहाँ से ही पता चल रहा है आपको कि समीकरण निकालना है, और 2 पॉइंट दिया हुआ है। कल वाला क्लास याद करो थोड़ा, एक पॉइंट है जिसमें x1 y1 z1 है, और दूसरा पॉइंट है
x2 y2 और z2 है, 2 पॉइंट है और इसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 बटे में a, y2 माइनस y1 बटे में b, z2 माइनस z1 बटे में c, ये समीकरण है। आप मान को बैठा दीजिए तो x2 क्या है, किसी को भी x2 मान सकते हो, x1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मान सकते हो और उसके अकॉर्डिंग रख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। x माइनस x1 ना होगा, यहाँ पे एक सेकंड, x माइनस x1 होगा, ये लिखाए थे ना, यहाँ पे गलती नहीं थी, क्या लिखाए थे समीकरण, x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c लिखाए थे, राइट। तो वे ये वाला समीकरण लिखाए थे जो किसी एक पॉइंट से होके पास करेगा, उसका समीकरण लिखाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या को पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो हम ये वाला समीकरण लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट से अगर लाइन पास कर रहा है, इसका नाम x1 y1 z1 है और इसका नाम x2 y2 अगर z2 है, तो क्या बताए थे, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 ये बताए थे, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ये बताए थे समीकरण। और ऐसा नहीं है, वो जो समीकरण अभी जो हम मिटाए ना, उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। इससे निकालोगे तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1 y2 y1 z2 माइनस z1, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आपको पहले निकाल के रखना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे रखोगे और x1 y1 z1 की जगह इसको पॉइंट को लो या इस पॉइंट को लो, सवाल बन जाएगा, राइट। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे जब पॉइंट निकालोगे तो 3 घटाओ 2 करो 1 हो जाएगा, 5 घटाओ 4 कीजिए 1 हो जाएगा, और 7 घटाओ 9 कीजिए तो -2 हो जाएगा, यस। अब यहाँ पे देखो x माइनस x1 किसको माना है, इसको माना है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे x1 y1 z1 फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे माना है, तो 2y माइनस 4 z माइनस 9, यहाँ यस बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। एक बात याद रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि फर्स्ट पॉइंट इसको मानेगा कि इसको मानेगा, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ना इसको माना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, इसका हिंदी बताओ तो, दिख कोजेया, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दिया हुआ है और पैरेलल है, समानांतर। आपको पता है 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का दिया और पैरेलल अगर रहे, पैरेलल समानांतर, और तो क्या होगा इसका कंडीशन, पैरेलल है तो L1 बटे L2 M1 बटे M2 N1 बटे, यस डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये सब तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई पॉइंट है और वो पॉइंट क्या दिया हुआ है बता दो, 2 -3 -1 है और एक प्लेन है, यहाँ पे हो सकता है कोई प्लेन रहा होगा, प्लेन का समीकरण बताइए क्या है, 2x - 3y + 6z + 7 बराबर 0। प्लेन और पॉइंट दिया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस, यस डिस्टेंस में दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, इसका ये दूरी निकालना है, तो दूरी यानी डिस्टेंस डी मान लेते हैं बराबर, या पी मान लो, परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हो। तो इस प्लेन का इस पॉइंट से, इस प्लेन का इस पॉइंट से दूरी निकालना है, डिस्टेंस। तो आप याद करो, मैंने फार्मूला बताया था आपको, आप याद करो, प्लेन के एलएचएस को लेते हैं जब आरएचएस 0 रहता है, आरएचएस हमेशा 0 रहना, अगर 7 उधर रहता तो इसको इधर लाते, तो ऑलरेडी इधर पहले से है, तो अच्छी बात है। प्लेन के एलएचएस को लेंगे जब आरएचएस 0 रहता है, तो एलएचएस को लीजिए और एलएचएस के समय एक्स को बैठा के, एक्स का मान यहाँ पे 2 है रखेंगे, वाई को हटा के -3 रखेंगे और जेड को हटा के -1 रखेंगे, तो 2 रख दीजिए और क्या है माइनस है ना, माइनस क्या है 3 गुना -3 और आगे क्या है +6 जेड का मान क्या है -1 +7 और डिस्टेंस निगेटिव नहीं आए, मॉड लगा देंगे,
और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे किसका, एक्स के बगल का, वाई के बगल का, जेड के बगल का। तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चूंकि ये प्लेन है तो एक्स वाई जेड है, यही अगर 2D रहता एक्स वाई तो एक्स और वाई वाला पार्ट सिर्फ रहता। और इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का, हाँ ये बात याद रखना, ये मॉड है, माइनस में आएगा ना तो प्लस में कर देना। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। आप इसको बनाना, सी नंबर आंसर मैंने देखा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में आएगा 14/7, 7×2 14, 2 आएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, कई बार ये ऑफलाइन में क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इससे पता चल रहा है यहाँ पे कि एक, क्या ये प्लेन है, कैसे पता चला, एक्स का, वाई का और जेड का टर्म में प्लेन का समीकरण है, इसी से पता चल गया। और यहाँ पे क्या निकालना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ढूंढ सकते हो। ये सब सब प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन, यस। कहता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब समानांतर। कह रहा है कि ये प्लेन है, प्लेन का समीकरण है, और गिवन प्लेन, इसी इसी के पैरेलल जो प्लेन आएगा, गिवन प्लेन, इस दिया हुआ प्लेन के जो प्लेन, जो पैरेलल प्लेन होगा, तो उसी का इक्वेशन निकालना है, उसी का समीकरण निकालना है, राइट। प्लेन दिया हुआ है और इसी के पैरेलल जो प्लेन है उसी का समीकरण निकालना है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। मैंने क्या बोला, इसको वही रखना है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। हमको तो लगता है सेम वही क्वेश्चन है यार, प्लस के वाला ना, 3 है, लेकिन ऑप्शन प्लस के है ऑलरेडी पहले से, तो सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसको साइड करूं, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसलिए साइड कर दिया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, यस, बराबर 1। ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे बी नंबर भी आंसर करेक्ट है। आपको एग्जाम में ना कोई एक सही रहेगा, यहाँ पे हो सकता है 3 दे दे। यहाँ पे संजोग है कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे एग्जाम में आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वही चीज है, और इसी को जब सरल करेंगे तो ये चीज आएगा। इसको पहले अभी बताए हैं, इससे पीछे वाला ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, बोलना पैरेलल टू द प्लेन। तो इस प्लेन के कहता है पैरेलल प्लेन का समीकरण निकालो, वही क्वेश्चन रिपीट है फिर से। तो x प्लस 2y माइनस 3z, x+2y - 3z कहाँ पे है, x+2y - 3z है, ये वाला तो मिल गया। अब कांस्टेंट बदल जाएगा, कांस्टेंट बदल जाएगा, ये बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 28 नंबर, 28 नंबर में कह रहा है एक लाइन है, यहां से पता चला, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, पासिंग थ्रू, पास करता है, पॉइंट यही है ना, -4 होगा, ये +5 होगा, -5 है, ये तो गलत है। अभी बताए थे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC 3 7 और 2, ये नंबर बी नंबर आंसर करेक्ट हो। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लास्ट में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 29 नंबर, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट किया हुआ है, डिजिट चेंज है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, ये भी लगता है क्वेश्चन रिपीट है। एल लगता है छूट गया है, यहाँ पे LMN होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन आ रही है, यस। ऐसे आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं कि क्या निकालना है मुझे ना, इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। आप बताओ ये पॉइंट है किसके जगह, x1 y1 z1 के जगह है, और ये डायरेक्शन कोजिया दिया हुआ है, दिक कोजिया दिया हुआ है LMN। तो आप बताओ पॉइंट कैसे निकालते थे, x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c निकालते थे। तो x1 y1 z1 अल्फा बीटा गामा है, तो x-α/a, ये क्या है, l है, बराबर y-y1 क्या है, बीटा है। नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, z-z1 क्या है, पॉइंट गामा है, बटे में क्या है, LMN है, ये वाला होगा x-α LMN, यस, बी नंबर आंसर करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, कह क्या रहा है, पैरेलल है। जब भी दो प्लेन या दो लाइन का ये चीज दिया हुआ रहे, ये ध्यान देना कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पैरेलल है, जब पैरेलल रहेगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, L1/L2 M1/M2 N1/N, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है, इधर लगता है वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया यार, ये क्वेश्चन रिपीट है, लगता है वही सब चीज रिपीट किया हुआ है। प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है और पैरेलल टू द लाइन, प्लेन है और लाइन है, प्लेन और लाइन है, तो बताओ क्या होगा, 3 गुना ए 3 है, ए गुना 3, बी गुना 4 और सी गुना 6। तो 3 ए कहाँ है, 3 ए प्लस 4 बी प्लस 6 यस 6 यस, सी नंबर आंसर करेक्ट है। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी बता चुके हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट 36 नंबर लास्ट क्वेश्चन कहता है एक लाइन है और पैरेलल टू द लाइन, और यहाँ पे दोनों लाइनें हैं, यस ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो बताओ, और पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समानांतर है, रेल का पटरी, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो को अनुपात में बदल जाएगा, यस जो कि पैरेलल है, देख लो वहाँ पे, तो A/4 B/2 और C/3 हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो 32 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, राइट। चलो आज मैंने 3D का ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो समझो ऑब्जेक्टिव तैयारी हो गया, और थ्योरी तो अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पे अब लॉन्ग क्वेश्चन बताना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ना बाद में बताएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव बता दिए। कल जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो है सब भूल गया होगा, स्टार वाला ये सब बहुत कम ऑब्जेक्टिव इसमें पढ़ना होता है, और ना श्योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कन्फर्म है कि रहता ही रहता है। तो ऐसा करेंगे, कल हम रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन उसका इन्वर्स, जो उसमें इन्वर्स अलग से, उसमें जो रिलेशन फंक्शन में जो इन्वर्स रहता है वो वाला इन्वर्स f(g) ये सब वाला जो फंक्शन जो पढ़ाए थे ऑफलाइन में, उसको कल हम रिपीट करेंगे एक बार। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे और इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट सब शुरू से पढ़ा देंगे, लास्ट में बचेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में ना थोड़ा सा लंबा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इंटीग्रेशन को लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले इधर कंप्लीट कर देते हैं। तो कल हम आएंगे रिलेशन और फंक्शन का ऑब्जेक्टिव लेकर के, उसमें जितना भी टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव, और बहुत कम ऑब्जेक्टिव रहेगा और बहुत जल्दी कल खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लगभग ऑब्जेक्टिव तो मैंने पढ़ा ही दिया है, जो भी बचा है तो वो कंप्लीट ही कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पे हमेशा कॉन्फिडेंस करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पैसेंस रखना, धीरे धीरे बनाना, सबसे पहले जो सबसे आसान लगेगा उसको बनाना, और 50 या 60 क्वेश्चन तो बहुत आसान रहता है, जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो ना। तो मिलते हैं, हमेशा लाइव क्लास में रहना, कमेंट जरूर करना, कमेंट तो करते ही रहते हो, लाइक वीडियो को जरूर करना, 50 से कम 100 लाइक जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जाता है। और स्वीटी राजपूत ये भी दिल से लाइक करती है, रूपम कुमारी, रूपम, आदित्य भाई बांका का है। बस अभी तो इतना ही दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और ऋषि राज कह रहा है बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जो तभी बोल रहा था। कॉल कर रहे हैं जयप्रकाश, थोड़ा सा 1 मिनट। कुणाल राणा क्या लिखता है, उसका शायरी देखो, वो भी शायरी बोलने लगा है जब से किसी से मोहब्बत हो गया है, मतलब मोहब्बत मतलब इससे मोहब्बत हो गया है, तुम लोग गलत मत समझ लेना, लेकिन पता नहीं साइड से किससे मोहब्बत हुआ है, वो बातें नहीं कर सकते। उनकी चाहत में, देखो कुणाल राणा लिखता है एक शायरी, उनकी चाहत में हम कुछ इस तरह बंधे हैं, क्या जवाब लिखता है यार, वाह वाह क्या बात है। उसकी चाहत में हम कुछ इस तरह बंधे हैं कि वो साथ भी नहीं है, वो साथ भी नहीं है, और हम अकेले भी नहीं है, हम अकेले भी नहीं है, दिल का रिश्ता है, दिल से जुड़े हुए हैं। यस, लगता है उसके लिए लिखा है ना, अच्छा। स्वीटी राजपूत क्या लिख रही है, जी जी सर, समझ रहा है, समझ रहा हूँ, यस चलो। हम दोनों को
पता है रूपम, और दोनों को पता है कि ये शायरी क्यों लिख रहा है। वाह। यस। एमडी सलाउद्दीन, ये भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बाका का टॉपर स्टूडेंट है एमडी सलाउद्दीन। आपका ही स्टूडेंट है सर। यस, स्टूडेंट तो मेरा है, लेकिन नंबर देने वाला कोई और है, जो तुम्हारे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। विकास कुमार, गुड नाइट सर। यस, गुड नाइट। और कुछ बोलना चाहोगे? जल्दी से बोलो। रूपम, वही ये, चाहत किसका है? आशीष, गुड बाय सर। स्वीटी राजपूत कहता है किसे पूछ रहे हैं? कल बाका आ गई। सचिन सिंह, कल बाका आ जाओ। सचिन चलो, बहुत याद करता है और मुरेठा बांध करके बातें करता है, बहुत अच्छी बात है। बिहारी है, ओरिजिनल बिहारी है वो, सचिन सिंह। और वो सब नहीं दिखती है, सरस्वती तो दिखती ही नहीं है इसमें, कभी लाइव क्लास नहीं करती वो, लगता है पता नहीं इस टाइम में कुछ दूसरा लाइव करती है क्या। और करिश्मा भी नहीं दिख रही है, वो भी लगता है बाद में पढ़ेगी। और क्या क्या नाम था, श्वेता के साथ एक फ्रेंड थी। और सबका तो लास्ट में जो क्लास में आया ही नहीं था, तो उसका तो नाम ही पता नहीं चला क्या क्या नाम है, नहीं तो मैंने नाम जरूर पूछ लेता। और मखदुमा से, मखदुमा की भी एक स्वीटी कुमारी सब है, वो सब भी लाइव में नहीं रहती है। दीपिका कुमारी रहती है लाइन में, लेकिन कभी कभी गोल रहती है। विकास कुमार यादव, ऋषि, ऋषि राज कह रहा है कि टू टू मतलब एक हम एक तुम, कुणाल को कह रहा होगा तुम डबल हो, दो हो। तो ठीक है, मिलते हैं। रूपम आर्या, अच्छा स्वीटी, हम समझ गए मतलब। ऐसे तो तुम पहले से समझ रही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ और भी तुम्हारा फ्रेंड होगा जो तुमको बोला होगा ना। स्वीटी राजपूत कहती है कि कुणाल खाना बनाने गया होगा क्या? वो आज घर चला गया है। शिवम आज खाना पीना बनाया, और एक राजू रहता है वो, कुणाल घर चला गया है वो आज, पता नहीं बराबर घर जाते रहता है। और रिजल्ट तो जो होना चाहिए, जो जुनून था पढ़ाई का, वो ख़त्म हो चुका है, वो नहीं है। पहले जो जुनून था वो ख़त्म हो चुका है, वो नहीं है। वो जो चैलेंजेस था पहले कुणाल का, वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि पहले बता देना सही है, बाद में नंबर कम आएगा तो बोलोगे क्या सर आप उसके बारे में काफ़ी बोलते थे और आज रिजल्ट कम। सुबह कैसे आएगा तुम? आ जाएगा, सबको ही आ जाता है अगर जुनून है तो हर किसी में। ऋषि राज कहता है कैसे चल रहा है तैयारी, किसी और से बातें कर रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो, कमेंट भी पढ़ ली, आप लोग क्या क्या मैसेज किए, सभी को याद किए। किसी का नाम पता नहीं है तो किसी का नाम भी पता करना चाहे ना तो, चूंकि लाइव क्लास में जब जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो हर किसी का नाम याद भी हो जाएगा, पता भी रहेगा। कुछ ऐसा है जो साइट से बायो था, कुछ ऐसी लड़कियां थी, ऐसे लड़के थे, वो सब तो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ता है, क्योंकि उन सबको ना समझ, ऐसा नहीं है कि मैथ हर ऐसा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता होगा। ये नहीं है कि मैथ्स में ही प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा नहीं है। जैसे रूपम के साथ पूजा आती थी, तो मुझे नहीं लगता है क्या वो अच्छे से पढ़ रही होगी, पढ़ती होगी ऐसा नहीं है, लेकिन समय नहीं मिलता होगा। सिर्फ तैयारी करता होगा कि पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन जो
पढ़ना चाहिए ओरिजिनल, जो टाइम देना चाहिए पढ़ाई में, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुरू से आदत है नहीं पढ़ने का, समय को बर्बाद करने का। तो मुझे नहीं लगता है क्या जिस तरह से शुरू में आई थी, पढ़ रही थी, वैसे नहीं पढ़ रही होगी। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ पढ़ना पहले से छोड़ दी। तो जिसका अगर सब पेपर, एक दो पेपर अगर सही है ना, तो उसका हर पेपर में जुनून रहता है। फिर भी मान लिया जाए कि बहुत खराब भी नहीं रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं है, तो बैलेंस में रहता है। अगर एक पेपर पूरा सही नहीं है, तो उसका सब पेपर उसी तरह रहता है। और ऐसा नहीं है, वो सब ऐसा है जो पढ़ सकता है, समझ सकता है, हर बात तो समझता ही था। मेन क्या था, सेल्फ स्टडी नहीं करता था। इंटीग्रेशन पढ़ाते थे, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो घर पे किसी दिन बनाया होगा। इंटीग्रेशन में बहुत को प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया। बनाते थे आप, कल के आसे में रहते थे, कल बनाएंगे कल बनाएंगे। आपको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा चैप्टर है, जल्दी से एक्टिव रहना चाहिए, इसलिए डाउट हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इंटीग्रेशन ए टू जेड आपको बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट सब होगा शुरू से लास्ट में। इधर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे ही चलेंगे फिर ना। तो मिलते हैं कल फिर, आते हैं रिलेशन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव को लेकर, उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद हो सकता है हम इंटीग्रेशन पे पहुंचने वाले हैं, ये सब क्लियर करके उसके बाद। तो गुड नाइट, ख्याल रखना और अच्छे से टाइम पे पढ़ना।